Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Today we are going to do fifth part of the chapter legislature. In last class basically we have discussed powers and functions of the parliament of our country in detail. And we have also studied comparative study of the both of the chambers of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. And we were able to understand that in most of the things, in most of the procedure, Lok Sabha is having more powers in comparison of Rajya Sabha. But today we are going to discuss special powers of the Rajya Sabha. In last class also I have told you two powers, right? In which basically we have discussed that it can declare any stately subject, that it is the importance of this subject is is of national importance, and that's why central government can make law over it. Okay, so today we are going to discuss in detail special powers of Rajya Sabha. So let us start today. As you know, the Rajya Sabha is an institutional mechanism to provide representation to the state. ये हमने सबने पढ़ा था, है ना? फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक है लोक सभा, मतलब लोगों की सभा, पीपल, काउंसिल ऑफ पीपल, एंड सेकंड इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राइट? सो ये क्या मैकेनिज्म है? ये वो मैकेनिज्म है बाय विच स्टेट्स गेट रिप्रेजेंटेशन, राइट? इट्स पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट, और इसका पर्पस क्या होता है? स्टेट्स की पावर को प्रोटेक्ट करना. देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर्ड टू इट. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, स्टेट की काउंसिल है, तो इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स यही हुआ कि अगर कोई भी मैटर है जो स्टेट्स को अफेक्ट करता है, तो इसको ही रेफर किया जाना चाहिए, और इसकी कंसेंट और अप्रूवल रिक्वायर्ड होनी चाहिए, राइट? Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the state list over which only the state legislature can make law to either the Union list or the concurrent list in the interest of the nation, the approval of Rajya Sabha is necessary. अब इसके अलावा क्या होता है? अगर मान लिया हमारी यूनियन पार्लियामेंट चाहती है कि कोई एक ऐसा मैटर है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? क्योंकि देखो, जो हमारी पार्लियामेंट है वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाती है. जैसे हमारी कंट्री की करेंसी हो गई, है ना? फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज होगी हमारे, ओके? उसके अलावा जो हमारा फाइनेंस हो गया एक टाइप से, तो उन सारी चीजों पर लॉ कौन बना रहा है? हमारी कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है. तो अगर हमारी यूनियन पार्लियामेंट को लगता है, वो चाहती है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दो स्टेट लिस्ट से. क्यों रिमूव कर दो? क्योंकि वो सेंट्रल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है ना? स्टेट लिस्ट मतलब क्या होता है कि उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, राइट? लेकिन अगर हमारी यूनियन पार्लियामेंट को लगता है कि ये वो सब्जेक्ट है जिस पर लॉ बनाना चाहिए हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट को, सेंट्रल लेजिस्लेचर को, है ना? और क्या करना चाहिए? या तो उसको क्या बना दो आप, स्टेट लिस्ट में डाल, सॉरी सेंट्रल लिस्ट में डाल दो, या फिर उसको क्या करो, कंकरेंट लिस्ट में. क्योंकि कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? 3 लिस्ट आर देयर, सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट. सेंट्रल जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, राइट? स्टेट लिस्ट जिस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों लॉ बना सकती है, सेंट्रल बट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो. बट अगर कंफ्यूजन होता है, कहीं पर क्लैशेस होते हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, राइट? तो ऐसे में अगर हमारी पार्लियामेंट को लगता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट हो, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको या तो सेंट्रल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर दिया जाए, या फिर उसको एक टाइप से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए. क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट आ गया आपका अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि उसके पास ज्यादा पावर्स हैं, है ना, इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओवर कंसर्न ओवर कंकरेंट लिस्ट, है ना? तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसको या तो कैटेगराइज करना है अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट यू कैन से, या फिर उसको कैटेगराइज करना है अंडर द कैटेगरी ऑफ विच लिस्ट, अंडर द कैटेगरी ऑफ कंकरेंट लिस्ट, तो वहां पे क्या होता है? अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नेसेसरी. वहां पर राज्यसभा की अप्रूवल नेसेसरी हो जाती है, राइट? एंड दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा. और ये वो प्रोविजन है जो क्या करता है, हमारी जो राज्यसभा उसकी पावर्स को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है. However, experience show that the members of the Rajya Sabha represent their parties
more than they represent their states. हालांकि कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव क्या है, ये फील होता है कि जो हमारी राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करने की बजाय कि उनको किसको रिप्रेजेंट करना है, स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है। फाइन। उसके बाद क्या है, अब देखो द पावर एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा। अब देखो अब कुछ ऐसी पावर्स हैं जिसको एक्सरसाइज कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा में आपने क्या पढ़ा, स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा अब बड़े अच्छे से आपको याद रखना है, बड़े अच्छे से क्या याद रखना है कि एक तो जब हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, so in the removal of the vice president of the country, the initiative will be taken by the Rajya Sabha first. राज्यसभा पहले इनिशिएटिव लेगी, उसके बाद लोकसभा उसको अप्रूवल देगी। तो ये क्या है, स्पेशल पावर है हमारी राज्यसभा की। और सेकंड क्या है, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली है, ये किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को सेंट्रल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर सकती है या फिर क्या कर सकती है, उसको कंकरेंट लिस्ट में कैटेगराइज करवा सकती है, और वहां पर राज्यसभा की जो अप्रूवल है वो नेसेसरी है। राइट, होप राज्यसभा की स्पेशल पावर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब रीड करेंगे पावर्स एक्सरसाइज ओनली बाय द लोकसभा। अब रीड करेंगे कि हम लोकसभा को क्यों बोलते हैं कि वो पावरफुल चैम्बर है। राइट, देखो सबसे पहले तो आप यही चीज दिमाग में रखना कि ये लोकसभा है, लोगों की सभा है। अगर वो लोगों की सभा है तो ऑफ कोर्स उसको ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इन दिस चैम्बर वी आर हैविंग डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल ऑफ आवर कंट्री, जिनको हमने इलेक्ट किया है। राइट, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। देन देयर आर पावर्स दैट ओनली द लोकसभा एक्सरसाइज। अब कुछ ऐसी पावर्स हैं जिनको कौन यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सरसाइज करता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। अब देखो सबसे पहला, अब ये फंक्शंस याद रख लेना, क्योंकि देखो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, या तो क्वेश्चन इस सिचुएशन में फ्रेम हो, एक्सप्लेन स्पेशल पावर्स विच आर एक्सरसाइज्ड बाय द लोकसभा ओनली, या फिर क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो, व्हाई डू वी से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल इन कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा, या फिर आपसे पूछा जाए विच चैम्बर ऑफ पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल एंड जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। मतलब किसी भी फॉर्म से आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा चैम्बर ज्यादा पावरफुल है, तो आपको वहां पर यही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं इन द रीजंस व्हाई वी आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर चैम्बर मोर पावरफुल। राइट, अब देखो क्या है, राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, क्या नहीं इनिशिएट कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है, इनिशिएट भी नहीं कर सकती और अमेंड भी नहीं कर सकती है, कौन सा, मनी बिल। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है तो मनी बिल सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, इन द लोकसभा में। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि राज्यसभा उसको स्टॉप नहीं कर सकती है, हालांकि वो सजेशन दे सकती है अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग, राइट, बट उसके पास सिर्फ 14 डेज का टाइम होता है। अगर वो उसमें कुछ सजेशन भी ना दे, पास भी ना करे, इवन देन क्या होता है, इवन देन क्या हो सकता है, वो एज इट इज पास माना जाएगा जैसे उसको लोकसभा ने पास कर दिया। राइट, अब देखो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट द राज्यसभा। अब सेकंड ये क्यों पावरफुल है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो हम ये बार बार बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव तब तक एग्जीक्यूटिव है जब तक उसके पास मेजोरिटी है ना, जब तक हम ये बात बोल रहे हैं तो मेजोरिटी कहाँ चाहिए, वेयर शुड बी गेट मेजोरिटी, इन पार्लियामेंट, नॉट इन कंप्लीट पार्लियामेंट, इन लोकसभा, है ना, क्योंकि वही वही जिस पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उसके लीडर को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। राइट, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए जो हमारी कंट्री में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल है टू दी लोकसभा ओनली, नॉट टू दी राज्यसभा। समझ आया, तो अभी तक क्या समझ आया आप लोगों को कि एक तो हमारी जो लोकसभा की पावर है वो क्या है कि मनी बिल सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। उसके अलावा जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि राज्यसभा के लिए। समझ आया, उसके बाद देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट। मतलब राज्यसभा क्रिटिसाइज तो कर सकती है गवर्नमेंट को बट उसको रिमूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स दी लोकसभा, नॉट टुवर्ड्स दी राज्यसभा, इसीलिए वो उसको क्रिटिसाइज कर सकती है बट उसको रिमूव नहीं कर सकती। समझ आया, गॉट इट। अब इसका रीजन समझो ऐसा होता क्यों,
कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि राज्यसभा सिर्फ उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, उसको रिमूव नहीं करेगी? सो नाउ लिसन द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब देखो, राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द एमएलएस एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल. यही जो चीज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो राज्यसभा है उसको आपने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया, राइट? मतलब वो डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय दोज पीपल whom you have elected. आपने जिसको वोट डाली उसने, उन पर्सन ने हमारे राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया है, हमने इलेक्ट नहीं किया, राइट? सो देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ गिविंग सर्टेन पावर्स टू राज्यसभा. इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिया, कुछ पावर की शॉर्टेज कर दी इन द पावर्स ऑफ राज्यसभा, कि वो सारी की सारी पावर राज्यसभा को नहीं देगी. क्यों? क्योंकि इसको हमने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया. और जब आप बात डेमोक्रेसी की करते हो तो डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन लेता है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. और हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा. क्योंकि राज्यसभा कौन है? राज्यसभा को उसने इलेक्ट किया है जो पर्सन हमसे इलेक्टेड है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ द कंट्री. इसीलिए राज्यसभा की पावर्स क्या है? राज्यसभा की पावर्स कुछ लेस है इन कंपेरिजन ऑफ लोकसभा. फाइन. In a democratic form, as adopted by our constitution, the people are the final authority. हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? वी द पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल की फर्स्ट लाइन पढ़ी होगी ना, जिसमें क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. यही मेंशन होता है ना. अब देखो क्या है, और अगर उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट मीन्स क्या है? फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? फाइनल अथॉरिटी, हु आर हैविंग फाइनल अथॉरिटी? हम सिटीजन, राइट? उसके अलावा बाय दिस लॉजिक द रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल शुड हैव द क्रूशियल पावर्स ऑफ रिमूविंग अ गवर्नमेंट एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंसेस. इसीलिए लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं. क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है और उसका क्रूशियल रोल है हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने में भी और उसको रिमूव करने में भी. फाइन टू ऑल? गॉट इट एवरीवन? समझ आया? उसके बाद इन all other spheres including passing of non money bill, constitutional amendment, impeachment of the president and removing the vice president, the powers of lok sabha and rajya sabha are co-equal. ये देखो, ये पावर्स वो हैं जहां पर आप लोगों को पता चला कि ये पावर सेम सेम है. सेम दोनों की. किस किस की पावर सेम है? लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स ये वाली एरियाज में. अगर आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है. हालांकि वाइस प्रेसिडेंट वाले मैटर में हमने क्या पढ़ा था, वो इनिशिएटिव कहाँ लिया जाएगा? राज्यसभा में. बट उस रिमूवल में लोकसभा की कंसेंट भी रिक्वायर्ड होगी, राइट? उसके अलावा अगर कुछ ऐसी पावर्स हैं जहां पर दोनों की पावर इक्वल है, लेकिन कुछ ऐसे स्फीयर्स हैं जहां पर दोनों की पावर में डिफरेंस है. और ज्यादा पावरफुल कौन है? ज्यादा पावरफुल है हमारी कंट्री की लोकसभा. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड चैम्बर है बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल भी है. और इसीलिए हमारी कंट्री में बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वी हैव गिवन मोर पावर टू द मेंबर्स ऑफ लोकसभा. फाइन. गॉट इट एवरीवन? अब उसके बाद हम रीड करेंगे कि जब हम बात करें कि लॉ बनाने की. अच्छा, पहले लेट अस रीड दिस कार्ड. लोकसभा कंट्रोल द पर्स, then it must be more powerful house. मतलब पर्स का मतलब यहाँ से क्या हो रहा है? फाइनेंस से, है ना? अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एरियाज हैं जहां पर दोनों की पावर सेम है, तो 2 मार्क्स में आप क्या लिखोगे? इम्पीचमेंट प्रोसेस किस किस की? प्रेसिडेंट की, रिमूविंग ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा की. और लोकसभा और राज्यसभा की पावर सेम है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो एंड इन द नॉन मनी बिल ऑल्सो. बट जहां पे लोकसभा ज्यादा पावरफुल है वो कौन सा है? वो है आपका कि जब हमारी कंट्री में कोई भी क्या होता है, जहां पर दोनों की पावर में डिफरेंस होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे आपको क्या बताना है कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, राइट? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो कहां पे लगेगा? दैट विल बी पास्ड इन लोकसभा ओनली, राइट? एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू विच चैम्बर? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द लोकसभा because it is the directly elected chamber of our parliament. That's why. Fine to all. I hope now you are able to answer this question. Which chamber of parliament is more powerful? And you are able to tell not only the reason, or not only the aspect that which chamber is more powerful, but as well as you are able to explain the reasons behind it. Fine.
अब रीड करेंगे हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉ। अब पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है वो चीजें स्टडी करने वाले हैं। अब देखो द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉ फॉर इट्स पीपल, क्योंकि हमारा सबसे सुप्रीम काम क्या है पार्लियामेंट का, लॉ बनाने का। तो अब वो लॉ बनते कैसे हैं? A definite procedure is followed to followed in the process of making law। एक definite process follow होती है law बनाने के लिए, और some of the procedure of law making are mentioned in the constitution while some have evolved from convention। कुछ तो ऐसी हैं जो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और कुछ है जो इवॉल्व हुई हैं कन्वेंशन से। Follow a bill through the legislative process and you will clearly see that the law making process is technical and even tedious। मतलब आपको पता चलेगा कि कितनी ये इजी प्रोसेस नहीं है। हम बोल देते कि लॉ बनाने का काम है ना, पार्लियामेंट का काम क्या है, सिर्फ लॉ बनाने का काम है। तो वही रीड करेंगे कि वो लॉ बनाने का काम एक्चुअल में होता कैसे है, राइट? ओके, सो लेट अस डिस्कस। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अब देखो हमारी कंट्री में क्या होता है, बिल। ओके, अब देखो बिल क्या है, बिल स्टार्टिंग के फेज में जब क्या होता है, स्टार्टिंग के फेज में क्या होगा, स्टार्टिंग में एक्ट नहीं बनता है। स्टार्टिंग में किसी भी, अगर मान लिया आपको कोई नया लॉ बनाना है, एग्जिस्टिंग लॉ में कोई चेंज करना है, तो उसके लिए जो भी प्रपोजल आता है हमारी पार्लियामेंट में, दैट इज नोन विद द नेम ऑफ बिल, राइट? अब ये बिल क्या है, इंट्रोडक्शन इन ईदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल। अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो मनी बिल है उसके रिगार्डिंग स्पेशल पावर किसकी होती है, हमारी लोकसभा की, राइट? क्योंकि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली, है ना। वहां पर हमने देखा राज्यसभा की पावर सिर्फ ना के बराबर होती है। तो अगर कोई नॉन मनी बिल है तो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो किसी भी चैम्बर में, किसी भी हाउस में, राइट? उसके अलावा ये क्या है, अब जब मान लिया नॉन मनी बिल है ना, अगर मनी बिल है तो उसको राज्यसभा में आप प्रेजेंट नहीं करोगे, इट विल बी प्रेजेंटेड इन लोकसभा, राइट? लेकिन नॉन मनी बिल है तो आप उसको कहीं पर भी प्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, बिल सेंड टू द कमेटी डिस्कस्ड इन द हाउस इटसेल्फ। पहले देखो क्या होता है, या तो मनी को हाउस में डिस्कस किया जाता है, और अगर उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मान लिया कुछ इश्यूज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको हाउस में नहीं मिल रहा है, तो क्या कर दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है, एंड कमेटी डिस्कस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल। वो क्यों क्यों भेजा जाता है, फॉर द कंसिडरेशन, so that it can consider it can check it that which are the problems in this particular bill which should be tackled। तो मतलब बिल को कहाँ भेजा जाएगा, कमेटी के पास भेजा जाएगा, और कमेटी क्या करे, या फिर कमेटी के पास ना भेजे तो क्या हो सकता है, इट कैन बी डिस्कस्ड इन दी हाउस। उसके बाद क्या होता है, कमेटी को भेज दिया हम लोगों ने, फिर कमेटी क्या करेगी, कमेटी गिव्स रिपोर्ट, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, राइट? उसके बाद कमेटी की रिपोर्ट, और देखो कमेटी की रिपोर्ट में पीपल्स इनपुट्स भी इंक्लूड होते हैं, क्योंकि वो ये चेक करते हैं ना कि अगर हम ये लॉ बनाएंगे तो पीपल का रिस्पॉन्स ये होगा, है ना। तो मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, और क्योंकि जब लॉ बन रहे होते हैं, सो फॉर बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन ऑफ द कंट्री, सम पीपल आर, यू कैन से दे आर कीपिंग एन आई ऑन एवरीथिंग दैट इज पासिंग इन आवर पार्लियामेंट, है ना। तो वो भी इनपुट्स देते हैं, तो पीपल के इनपुट्स भी इंक्लूड होते हैं किसमें, हमारी कमेटीज की रिपोर्ट। तो मतलब सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस हुआ, बिल इंट्रोड्यूस के बाद या तो क्या किया जाता है, उसको उसी हाउस में डिस्कस किया जाएगा, या फिर उसको किसी कमेटी को भेज दिया जाता है, फिर ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल इनपुट्स कमेटी विल गिव द रिपोर्ट, हमारी कमेटीज रिपोर्ट देती हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द रिपोर्ट। अब हमारे जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, मान लिया अगर वो नॉन मनी बिल था, तो जिस भी हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो क्या कर सकते हैं, वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं रिपोर्ट को, या फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस। उसके बाद क्या होगा, हाउस उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। उसके बाद उसकी डिटेल में डिस्कशन होती है, ओके, उसकी डिटेल में डिस्कशन होती है हमारे हाउस में, गॉट इट। मतलब हाउस में अगर उस चीज को एक्सेप्ट भी किया गया, उसको मतलब चाहे तो एक्सेप्ट करें, चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दें, और अगर एक्सेप्ट मतलब अगर उनकी चॉइस है, लेकिन फिर क्या होता है, डिटेल डिस्कशन होता है, डिस्कशन ऑफ बिल इन हाउस, ओके। डिटेल, और देखो ये ऐसे नहीं होता, डिटेल डिस्कशन का मतलब क्या होता है, जो भी आप नया बिल लेके आ रहे हो, जो भी आप नया एक्ट बनाना चाह रहे हो, उसका एक सिंगल क्लोज, उसकी एक सिंगल
स्मॉल स्मॉल थिंग बड़े डिटेल से डिस्कस होती है और उस पर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होता है, राइट? तो डिबेट और डिस्कशन में अगर आपके अंदर कैलिबर है, इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोजीशन किसकी ज्यादा स्ट्रांग होती है? सपोज एनी सिंगल पार्टी इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी, तो उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, दे विल बी एबल टू गेट द अप्रूवल। बट अगर यहाँ पे सोचो, अगर यहाँ पे ना एक अलायंस गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, सो इट इज अ डिफिकल्टी फॉर दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों की कंसेंट लेना है ना, और सभी को उस चीज पर एक टाइप से कंसेंट, सभी को अग्री करना, दैट इज इटसेल्फ अ बिग, यू कैन से बिग टास्क, डिफिकल्ट टास्क। तो वो क्या होगा, डिटेल्स के साथ डिस्कशन डिस्कशन होगा उस बिल का उस पर्टिकुलर हाउस में। उसके बाद क्या होगा, तो डिटेल डिस्कशन के बाद दो ही सिचुएशन होंगी, या तो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब दो ही चीजें हो सकती ना, या तो बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया या उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया। फाइन। अब उसके बाद मान लिया उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया, सो नाउ व्हाट आफ्टर दैट? अब ये एक हाउस की प्रोसेस थी, राइट? एक हाउस की प्रोसेस में आपने क्या क्या पढ़ लिया? एक हाउस की प्रोसेस में आपने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया, आपने कमेटी को भी भेज दिया, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, उसके बाद उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन और डिबेट भी हो गई। अब उस हाउस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आफ्टर दैट इट विल सेंड टू दी अदर हाउस। अब ये दूसरे हाउस के पास जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर दोनों हाउसेस की सिमिलर पावर होती है ना? तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इस बिल को भेज दिया जाएगा दूसरे हाउस के पास, राइट? उसके बाद फिर क्या होगा, हालांकि जो मनी बिल होता है वो भी भेजा जाता है राज्यसभा में, डू नॉट थिंक कि उसको राज्यसभा में भेजेंगे ही नहीं, इट विल ऑल्सो बी सेंड टू दी राज्यसभा। नाउ व्हाट हैपन, अदर हाउस अप्रूव्स और गिव रिकमेंडेशन। अब देखो क्या होता है, दूसरा हाउस क्या करेगा, उसको या तो अप्रूव करेगा या फिर रिकमेंडेशन देगा, कुछ सजेशन देगा, दैट दीज आर दी लूज पॉइंट्स ऑफ द पर्टिकुलर बिल एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी अमेंडेड। तो वो क्या करेगा, या तो उसको अप्रूव कर लेगा या उसको उसके रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन देगा। बट नाउ सपोज कि अगर क्या होता है, अगर उस पे कंफ्लिक्ट हो गया दोनों में, सो नाउ व्हाट, अगर दोनों के आइडियाज में कंफ्लिक्ट हो गया, तो फिर क्या होगा, जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी मनी बिल प्रेजेंट होगा, उसके रिगार्डिंग जॉइंट सेशन कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जॉइंट सेशन? क्योंकि जॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया दैट इन द एस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, लोकसभा इज हैविंग मोर पावर्स इन कंपैरिजन ऑफ राज्यसभा, and if after 14 days Rajya Sabha is not accepting, not giving any kind of recommendation to the money bill, then we will consider that it is passed, right? तो अगर ऐसा सिस्टम है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर मनी बिल के अलावा कोई नॉन मनी बिल है, तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन कॉल अ जॉइंट सेशन इफ इट इज रिक्वायर्ड। फिर जॉइंट सेशन आएगा, जॉइंट सेशन में डिसीजन लिया जाएगा। अब अगर जॉइंट सेशन के बाद वो चीजें अप्रूव हो जाती हैं, या फिर जॉइंट सेशन आया ही नहीं, दूसरे हाउस ने विदाउट एनी काइंड ऑफ रिकंसिडरेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ मोर डिबेट्स एंड डिस्कशन उसको अप्रूव कर दिया, या फिर डिबेट्स के साथ भी अप्रूव कर दिया, तो तब तक भी एक्ट नहीं बनेगा। नाउ द फाइनल वर्क इज पेंडिंग, और वो फाइनल टास्क क्या है, वो फाइनल टास्क है अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। हमने पढ़ा था ना एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर, in which we have discussed veto power and we have discussed veto power also, veto power, pocket veto, right? तो यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उस बिल को डायरेक्टली अप्रूव कर दे, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से वापस भेज दे, है ना? या फिर उसको पॉकेट विटो की फॉर्म में अपने पास भी रख सकता है। तो इट मींस ये हो जाता है आपका फाइनल स्टेप, जब आप भेजते हो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने उस पर कर दिए साइन, तो अब आपने जो बिल इंट्रोड्यूस करवाया था, ये वाली प्रोसेस, अब यहां से वो बन गया आपका लो। इट मींस नाउ द प्रोसेस इज ओवर, और जो प्रोसेस इतनी बड़ी आपने शुरू की थी, दैट इज ओवर नाउ। So this is the process, that is not easy, that is a typical process, and this process is followed for every type of law in our country. That's why we can say that law making process is not that much easy, right? It has to go through a lot of process, and after the lot of process, along with the approval of president, any bill can be converted into the law. Got it? So this was the complete process, how in our country bills are converted into the law. I hope this process is also completely clear to all of you, right? So till here, if you are having any kind of doubts and query,
You can ask your doubts in comment section. Okay, rest of the part of chapter we will discuss in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.